तहार टाउन को बहुत बड़े लैंड्स बाय नहीं करता। क्या फेज़ 4 भी इसका साइज़ भी छोटा है? क्या ऐसी अट्रैक्शंस हैं कि जो बायर है वो इस तरफ आए विद प्रॉपर एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लोगों तक जाए? उस हवाले से तहार टाउन क्या काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहार टाउन के इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर और हमारे साथ मौजूद है कहकशान नसीर जो कि कंट्री हेड हैं यूके और यूरोप के लिए। तहार टाउन ने जिस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो लाहौर के अंदर लॉन्च किए और भी शहरों में लॉन्च किए, डिलीवर किए और बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर जो एतमाद है वो उन्होंने विन किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो दौर है इसमें लोग फाइल्स की तरफ उनका ध्यान कम है और ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा है जहाँ पे उनको ऑन ग्राउंड इन्वेंट्री मिले, जहाँ पे वो घर बना सकें। और जितनी तेज़ी से जो डेवलपर डेवलपमेंट्स करता है उतनी तेज़ी से उसकी जो रेपुटेशन है लोगों के अंदर वो बेहतर होती जाती है। इसी वजह से तहार टाउन फेज़ 1 में, 2 में, 3 में हमने देखा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे एतमाद का इजहार किया। फेज़ 1 के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ एक भरपूर ज़िंदगी है, वहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको अवेलेबल है और इसी तरह फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से और 3 की डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। इसी दौरान फ़ेज़ 4 भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने आपको जो कहा है कि इसी दौरान फ़ेज़ 4 आ गया। जी जी। तो आप तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आपको ये नहीं चाहिए था कि पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट डिलीवर कर दें फिर आगे बढ़ें? बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था और ऐसा ही किया है। पहले फ़ेज़ 1 लॉन्च किया, उसको कम्प्लीटली डिलीवर किया, उसके बाद फ़ेज़ 2 की तरफ आए। फ़ेज़ 2 आपका आप कह सकते हैं 80% इज़ डेवलप, पोजेसन हैंड ओवर हो चुका है। उसके बाद फ़ेज़ 3 जो है वो लास्ट ईयर लॉन्च किया था। फ़ेज़ 4 जो है वो अभी फ़ौरन लॉन्च करने की साल के गैप के बाद रीज़न ये थी कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी, क्योंकि हमारा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 कम्प्लीटली सोल्ड आउट था। उस वजह से फिर क्योंकि ये लैंड भी फ़ेज़ 3 के बिल्कुल साथ आ रही थी, साथ साथ ही डेवलप हो जाएगी, तो फ़ेज़ 4 जो है इसलिए लॉन्च किया है कि इन्वेंट्री नहीं थी और डिमांड थी मार्केट के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि हमने ये देखा है कि तहार टाउन को बहुत बड़े लैंड्स बाय नहीं करता, छोटे साइज़ में लैंड सिक्योर करता है, उसको डेवलप करता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। हाँ जी। तो क्या फ़ेज़ 4 भी इसका साइज़ भी छोटा है या कंपैरेटिवली अगर पिछले प्रीवियस प्रोजेक्ट देखें तो इसका साइज़ ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है आपके पास? ये फ़ेज़ 4 को अगर हम देखें तो फ़ेज़ 4 आपके फ़ेज़ 2 के साइज़ के अकॉर्डिंगली हो सकता है। फ़ेज़ 3 से छोटा है ये और फ़ेज़ 1 भी आपने देखा होगा वो भी बहुत बड़ा नहीं है। कम एरिया के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जो मेजर रीज़न है वो ये है कि एक तो जब आप कम लैंड के ऊपर जाते हैं तो आपको लैंड ईजीली मिल जाती है, उतना पैच जो है वो आपको क्लियर मिल जाता है, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट आप फ़ौरन कंप्लीट कर लेते हैं। आप जब उसी के ऊपर एक्सटेंशन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फॉर एग्जांपल मैंने 1000 केनाल ले ली, 2000 केनाल ले ली, आगे जो 200 केनाल पड़ी हुई है ना वो बंदा बेचना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। वो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर आना शुरू हो जाती है। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज़ वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं कि अगली जो साथ लगती लैंड है वो नहीं मिल रही होती। तो इत्तेहाद का ये है कि ओके फ़ाइन, अगर ये 2000 केनाल का पैच है या 3000 केनाल का पैच क्लियर मिल रहा है उसको ले लेते हैं, उसी को डेवलप करते हैं। उसको फिर डेवलप करना भी आसान होता है और उसको डिलीवर करना भी ईजी हो जाता है और उसमें किसी किस्म की लिटिगेशंस नहीं आती हैं। तो फ़ेज़ 4 जो है वो भी एरिया वाइज छोटा प्रोजेक्ट है, उसकी भी लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें नंबर ऑफ़ प्लॉट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अब फ़ेज़ 2, 3, 4 ये साथ साथ ही प्रोजेक्ट हैं? जी बिल्कुल। और इसके अंदर लोग बाइंग कर रहे हैं और जिस तरह भी फ़ेज़ 4 के अंदर भी बाइंग इनकी जारी है। फ़ेज़ 1 के अंदर तो हमने देखा कि आपने बहुत सारे ब्रांड एंगेज किए, आपने डेवलपमेंट्स की। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली फ़ेज़ 4 के अंदर क्या ऐसी अट्रैक्शंस हैं कि जो बायर है वो इस तरफ आए? अच्छा, सबसे पहले तो जो फ़ेज़ 1 है ना, फ़ेज़ 1 के अंदर हमारा फ़ेज़ 1 पे एक मेजर रोड जा रहा था जो कि हमारा प्राइवेट रोड है, ठीक है। उसके ऊपर मेन कमर्शियल आ जाता है, ब्रांड इजीली आ जाता था। फ़ेज़ 2, 3 और 4 में जो है ना आपके 4 स्ट्रक्चर रोड गुजर रहे हैं, ठीक है, जो कि चारों के चारों बिज़नेस कम्युनिटी कमर्शियल के लिए बहुत आइडियल हैं। आपका पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और अभी तो लेटेस्ट मैं दोबारा चेक कर रही थी, पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर कोई न्यू अंडरपास और वो राउंड अबाउट वगैरह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसको काफ़ी डेवलप किया जा रहा है, रीडिज़ाइन किया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट किसी एरिया के ऊपर किसी अपने इस तरह के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर इतनी डेवलपमेंट कर रही होती है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर जो लोकल बिजनेस है
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और पाइन एवेन्यू रोड जहाँ तक बना हुआ है वहाँ तक तो आपने देखा ही, उसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। 2-2.5 करोड़ पर मरला का वहाँ पर कैश पे प्लॉट मिलता है। एक तो पाइन एवेन्यू रोड की अट्रैक्शन आ जाती है। उसके बाद आपकी दूसरी अट्रैक्शन जो मैं बार बार बताती हूँ, चनाब रोड है, जो कि आपका ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। 250 फुट का रोड है, जो कि कमर्शियल बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जेहलम रोड, जहाँ CBD फेज़ 2 आ रहा है। CBD फेज़ 1 कलमा चौक, जो लोग लाहौर से हैं वो जानते हैं CBD फेज़ 1 कलमा चौक की जो प्राइजेज़ हैं, जो उसकी एक अट्रैक्शन है। जब फेज़ 2 वहाँ पर आपका CBD का फेज़ 2 वहाँ पर लॉन्च हो जाता है, तो वो आपके पूरी बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स दैट एरिया। और वो 300 फुट का पहला स्ट्रक्चर रोड बनने जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर आपका चलो साहिवाल मोटरवे लिंक रोड आ जाता है। ये तो मैंने आपको बता दी है रोड्स, जो कमर्शियल के लिए काफ़ी, कमर्शियल बिजनेस के लिए और कमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इतिहाद उसमें क्या कर रहे हैं कि इतिहाद ने अभी जब पाइन एवेन्यू रोड अपना लॉन्च किया बिज़नेस, तो हम 25 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ अपने MOU साइन कर चुके हुए हैं, जो कि वहाँ पर आना चाहते हैं। तो अगर हमारे से क्लाइंट कोई कमर्शियल प्लॉट ख़रीदता है, तो उस कमर्शियल प्लॉट के ऊपर उस किसी ब्रांड को लेके आना, दैट्स इतिहाद ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम ऑलरेडी MOUs साइन कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, जो कि अभी वो रोड ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, हमने वहाँ पर अभी पोजेशन अनाउंस नहीं किया, बट वो लोग अभी से वहाँ पर आना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट, अपने ब्रांड्स को ओपन करना चाहते हैं। अच्छा कैक्शा, जो एक आम आदमी है, जिस तरह ओवरसीज़ में ज़्यादातर हमारे जो क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके रहना है, तो वो ये देखते हैं कि उनके बच्चों के लिए स्कूल करीब कौन सा है, हॉस्पिटल करीब कौन सा है, जो मस्जिद है वो करीब कौन सी है। तो क्या ऐसी प्लानिंग्स हैं कि अच्छे स्कूल के लिए इतिहाद टाउन के जो रिहायशी हैं उनको दूसरी सोसाइटीज़ में जाना पड़ेगा, या इतिहाद टाउन के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इतिहाद टाउन की जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें आपको ये जितनी भी अमेनिटीज़ हैं, मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल होंगी। तो फेज़ 2, 3, 4 जो हैं, इनके अंदर आपको सेक्टर मॉस्क भी मिलेगी, मेजर मॉस्क मेन जो है मस्जिद वो भी मिलेगी। इसके अलावा स्कूल्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, और आपको इसके अंदर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी अच्छे लेवल के, मतलब इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड पे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने ये देखा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से लेजिस्लेशंस करती जा रही हैं जिससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके जी। अब जैसा कि हमने ये सुना है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ़ाइल सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया है, और जो ऑन ग्राउंड है या विद प्रॉपर एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लोगों तक जाए। उस हवाले से इतिहाद टाउन क्या काम कर रहा है? इतिहाद टाउन ने तो इससे पहले भी, जब ये चीज़ें नहीं थी, उससे पहले भी इतिहाद का जो 2017 से लेके एक मोटो था वो यही था कि फ़ाइल नहीं प्लॉट। हम फाइल नहीं बेचेंगे, हम प्लॉट बेचेंगे, हम वो चीज़ बेचेंगे जिसके पीछे लैंड ऑलरेडी है। फिर उसके बाद इतिहाद ने क्या किया कि जहाँ बाकी सब प्रोजेक्ट आपको अलॉटमेंट लेटर देते थे, इतिहाद टाउन आपको रजिस्ट्री ऑफर करता है कि आपने प्लॉट ख़रीदा, आपकी पेमेंट पूरी हो गई, आप अपनी लैंड की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएं, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा दरमियान में कि ये लैंड है या नहीं है। ठीक है। और अभी भी ये कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा रही है, उसके लिए मैं कहूँगी कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एक तो जितनी भी वो सोसाइटीज़ थी जिनका पर्पज़ कुछ और था, वो फ़िल्टर हो जाएंगी। जब वो फ़िल्टर होगी और ऐसी सोसाइटीज़ आएंगी जिनके पास ज़मीन है और जो डेवलप कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन भी कम हो गया, फ़िल्टर हो गया, जिसने नहीं बेचना, डिलीवर करने के माइंडसेट से नहीं था, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, और आपका जो ओवरसीज़ कस्टमर है या लोकल कस्टमर है वो भी सेफ़ हो गया, उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब जो प्रोजेक्ट बिक रहे हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। उसमें उसको ये टेंशन नहीं है कि पीछे ज़मीन नहीं है, या उसको ये टेंशन नहीं है कि ये डेवलपर भाग जाएगा। तो इतिहाद टाउन जो है वो ऑलरेडी भी इसी मोटो के ऊपर काम कर रहा था और आगे फ्यूचर में भी। एंड मैं कहती हूँ कि इतिहाद के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले मार्केट में ऐसे डेवलपर्स के साथ कम्पीट कर रहे थे या कंपैरिजन हमारे किया जाता था जिनकी इंटेंशंस कुछ और हैं, वो प्राइस पे प्ले कर जाते थे, जबकि हमारी इंटेंशंस वो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके चल रहे थे, और हमें और उनको एक ही जगह पे लोग करते थे कि सब एक जैसे हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा कि सब एक जैसे नहीं है। अच्छा कहकशां, हमने ये देखा है ख़ासतौर पे ओवरसीज़ इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहे होते हैं कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो लास्ट डेकेड्स के अंदर हमने देखा वो आई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त गुज़रता जाता है तो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन सामने आना शुरू हो जाते हैं,
और वो मुतासरीन जो है वो किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला, किसी का पोजेशन नहीं है, किसी के पास लैंड नहीं है, किसी की फ़ाइल का मसला, तो इत्तेहाद टाउन में क्या मुतासरीन हैं? मैं अगर कहूँ कि 2017 में ही इत्तेहाद टाउन ने अपना रियल एस्टेट का सफ़र स्टार्ट किया था। 2017 से लेकर अभी हम 2026 में बैठे हुए हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। इस दौरान में ही आपके बहुत सारी एक टाइम आया था 2017-18 से लेकर 2022 तक आपके बेतहाशा प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और उन्हीं के मुतासिरीन आजकल आपको सामने नज़र आ रहे हैं। 2017 से लेकर अभी तक आपको इत्तेहाद का कोई मुतासिरीन नज़र नहीं आएगा कि किसी को पोजेशन नहीं मिला है, किसी का कोई किसी किस्म का डिले आ गया है या किसी के साथ कोई मिसकमिटमेंट की गई है, आपको वो नहीं मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं मिला तो आगे भी हमारी पॉलिसी सेम ही है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कोशिश है कि हम अपनी डिलीवरी उसको और बेहतर करें, हम अब उसको और टाइमली करें। मतलब अभी भी हम टाइम से पहले डिलीवर करें तो हम उसको और जल्दी डिलीवर करें, उससे भी पहले डिलीवर करें, ताकि हमारे क्लाइंट्स सेटिस्फाई हों। क्योंकि एट द एंड लोकेशन के बाद जो मेजर पॉइंट आता है वो आपकी डिलीवरी होती है, जिसके ऊपर आपका इन्वेस्टर और आपका क्लाइंट रिलाई कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कहकशां कि मैंने सुना आप बहुत सख्त लोग हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो उस पर जो डिले बर्दाश्त नहीं करते, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सम टाइम इंस्टॉलमेंट डिले हो जाए, आप कहते हैं कि नहीं इंस्टॉलमेंट का टाइम आगे आपको देनी है। देखिए, जब आप खुद टाइमली डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट भी चाहिए होती हैं। तो बिल्कुल हमारा होता है, हर जगह पे होता है, LPS होता है, लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, हमारी भी लगते हैं, एंटिल अनलेस कुछ जेन्युइन केस नहीं है जहाँ पर पता है क्योंकि फ़ाइन क्लाइंट का कोई जेन्युइन इशू था। अगर तो हमें पता है हमने 3 साल पे लॉन्च किया और हमने जाके डिलीवर करना है 8 साल में, 10 साल में, तो हम आपको पुश नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी टाइमली डिलीवर नहीं करना। बट अगर हमारा काम वहाँ पर चल रहा है तो फिर हम आपसे भी एज अ कस्टमर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी टाइमली ड्यूज़ क्लियर करते जाएं, ताकि डिलीवरी के अंदर किसी किस्म के डिलेज़ ना आए, ताकि डेवलपमेंट के अंदर किसी किस्म का डिले ना आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। मैंने जो डिलीवरी की कमिटमेंट की हम उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकें। अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल। अगर आपको प्रोजेक्ट जो है जल्दी डिलीवर चाहिए तो आपको इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे देंगे। पेमेंट प्लान मेरे पास है, 5 मरला 59 लाख का है, 10 मरला 1 करोड़ 5 लाख का है, 20 मरला तकरीबन 1 कनाल जो है वो 1 करोड़ 95 लाख का है और 2 कनाल 3 करोड़ 70 लाख का है। ये जो प्राइस प्लान है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं? इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, ये लैंड कॉस्ट है। डेवलपमेंट चार्जेस हम बाद में लेते हैं, जब हम उसके डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं उस वक्त अप्लाई करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? क्या आपकी प्राइसेस जस्टिफाइड हैं या आप समझती हैं कि ये ज़्यादा हैं? अगर आप उस एरिया के अंदर प्राइसेस देखें इस वक्त जो चल रही हैं, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट है, देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट जो बेच रहे हैं। हमारा 5 मरला का प्लॉट 59 लाख का है 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर। वहाँ पर उस एरिया के अंदर आपको 1 करोड़ की रेंज में 5 मरला का प्लॉट मिलता है कैश पे जो डेवलप है, और जो नॉन डेवलप है वो भी तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में उस एरिया के आसपास मिलता है। यानी करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। क्या करें जी, पाकिस्तान में अब आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारे असल में मसला ये है ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ ज़्यादातर कि उन्होंने 18 लाख 20 लाख 25 लाख की फ़ाइल्स बाय की हुई हैं। जब उनको ये बताया जाता है कि ये 59 लाख का 5 मरला और अभी इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होने हैं, तो आप क्या उनको बताएं कि ये क्यों ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ से आप एग्री करेंगे, सबसे अच्छा स्कैम कौन सा होता है? शुरू से हम देखते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर स्कैम चलते हैं डिफरेंट। सबसे अच्छा स्कैम कौन सा होता है? सबसे सस्ता वाला। अगर आप जब प्राइस डिसाइड करते हैं किसी प्लॉट की, आप उस एरिया की लैंड कॉस्ट ऐड करते हैं कि आपने ज़मीन डेवलपर ने कितने की ख़रीदी है, उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं बेसिकली उसका रोड नेटवर्क जो बनना है, वहाँ जो आपको स्ट्रीट्स बननी है, जो बाकी का काम होना है वो उसकी कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उस एरिया की। डेवलपमेंट चार्जेस आपके उस हिसाब से होते हैं। अब एक एरिया की प्राइस जो है लैंड वहाँ पर इतने की नहीं है और मैं वहाँ पर प्लॉट लॉन्च कर दूँ 20 लाख का और मुझे लैंड महंगी मिल रही है, या मैंने लैंड अभी ख़रीदनी है तो आज से 2 साल बाद मुझे महंगी मिलेगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि डेवलपर क्या अपनी जेब से पैसे दे के तो नहीं करेगा? इतनी तो मोहब्बत किसी भी डेवलपर को नहीं होती है कि वो आपको अपनी पॉकेट से पैसे दे के लैंड ख़रीद के आपको डिलीवर कर देगा। तो अगर तो एक एरिया का रेट है 50 लाख का या 60 लाख का या 1 करोड़ का, और आप कहते हो कि नहीं 1 करोड़ वाले एरिया में मुझे जो प्लॉट मिल रहा है वो 50 लाख का मिल रहा है, तो प्लीज़ उस पर एक दफ़ा रुक के सोचो
कि क्या रीज़न है कि जहाँ पर 1 करोड़ का रेट चल रहा है वहाँ मुझे 50 लाख का अगला बंदा प्लॉट क्यों दे रहा है। पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो रिलेटिव भी किसी को इतना फ़ायदा नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, उसकी इंटेंशंस कहीं ना कहीं गलत हो सकती हैं, क्योंकि अगर उसकी बाइंग ही उतने की नहीं है, उसको बाइंग ही महंगी पड़ेगी और वो कुछ पैसे बचा भी नहीं रहा उसमें से, तो वो आपको इतना सस्ता कैसे दे सकता है। तो आप जब भी बाय करते हो प्लॉट, आप उस एरिया के रेट्स देखें, उस डेवलपर का नाम देखें, उसकी लोकेशन देखें, उसके बाद कंपैरिजन करें। अगर आप जस्टिफाई करते हो कि हाँ ठीक है ये प्राइस आप यहाँ पर इतनी होनी चाहिए, देन आप उसको ख़रीदो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं इट्स टू चीप इन दिस एरिया, तो देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग प्लीज़। अच्छा कैक्शा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो एरिया है ये फ़ेज़ 1 तो चले रायवन रोड पे था, अब फ़ेज़ 2, 3, 4 आपने बिल्कुल साथ मिला दिए, तो क्या फ़ेज़ 5 भी हम समझ लें कि इसके साथ ही कहीं आएगा, या कोई सरप्राइजेज आपने रख दिए हमारे लिए? नहीं, उसके लिए ये है कि मैं यही कहूँगी कि लाहौर वालों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में हम डिस्क्लोज़ करेंगे। और वो नए फेज़ के हवाले से होगा या कुड बी समथिंग, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको कोई उनकी कोई लॉटरी लग जाएगी? देखिए आप इतना तो ना पूछें, सरप्राइज़ का मतलब होता है सरप्राइज़। सही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बताएंगे। चलें इंशाल्लाह। व्यूअर्स, इत्तेहाद टाउन के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी जिसमें हमने ओवरऑल कवर किया इत्तेहाद टाउन को एज ए डेवलपर, और हमने ये देखा कि जो फ़ेज़ 4 अभी लॉन्च किया गया है इसमें जो पेमेंट प्लान है वो क्या है, यहाँ पे जो इनकी डेवलपमेंट है उसकी पेस क्या है, और हम ये इनसे मज़ीद जानना चाह रहे थे कि आने वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल इससे एडजेसेंट होगा, कोई डिफरेंट जगह पे होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको इत्तेहाद टाउन के अंदर बाइंग करनी है तो ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जो बाइंग करते हैं वो अपने ओवरसीज़ जो ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं, जिस तरह एवेन्यू मार्केटिंग है, आप इनके थ्रू बाइंग करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपको फेवर्स दे सकते हैं। कहकशां कंट्री हेड है, इनके साथ हम बैठ के कोई ना कोई फेवर लेने की कोशिश कर लेते हैं जो पाकिस्तान में आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहकशां बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।